Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 1st of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 1 जुलाई 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, ये वाला। इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को इस चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम लिंक के नाम से वो लिंक है। फटाफट उस पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। और एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहूँगा, डेली बेसिस पर इस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड होते हैं, एक है द हिंदू का और दूसरा ये डेली करंट अफेयर का। तो इन दोनों वीडियो अगर आप लोगों ने 2 वीडियो को लेकर चल रहे हो तो आपका कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं होगा, क्योंकि द हिंदू में जो करंट अफेयर अगर नहीं आते हैं तो वो डेली करंट अफेयर में भी मैं कवर कर देता हूँ। तो इन दोनों वीडियो को आप टाइम निकाल कर देख लिया करो, या आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है माल्टा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, जिसमें बात करी गई है जम्मू कश्मीर का जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ड्रोन्स को कर दिया गया है बैन। वहाँ पे कोई ड्रोन्स खरीदा बेचा नहीं जाएगा, कोई ड्रोन्स जो है उड़ाया नहीं जाएगा, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया आपको मालूम होगा। अभी 2 दिन पहले वहीं पर एक अटैक हुआ था, बेसिकली एक ड्रोन अटैक हुआ था। तो यहाँ पे 2 जगह अटैक देखने को मिला था, एक बिल्डिंग पर हुआ, एक खुले एरिया में देखने को मिला। तो वही सब कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर यह बैन किया गया है। अब यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये आपको एलओसी के पास में ही देखने को मिलेगी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी जहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ से आप कह सकते हो पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके पास ही आपको एलओसी देखने को मिलेगा। अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो इन चीज़ों को बैन किया गया है वो सब किया गया है सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी। तो इसी के अकॉर्डिंग में इन चीज़ों को बैन किया गया, यानी खासकर इन ड्रोन्स को बैन किया गया है। ठीक है, चलो मैं आपको एलओसी को दिखाता हूँ। नाउ ये वाला मैप देखो, आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देखो एक तो एलओसी होता है और एक एलएसी होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो मैप है इंडिया का, इधर चाइना आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर पाकिस्तान देखने को मिलेगा। जो चाइना की साइड होती है वो होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज एलएसी, और जो यहाँ पर पाकिस्तान की साइड में आपको देखने को मिलेगी वो है एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि अभी जो ये जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है, पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हाथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उसी वजह से जो ये एलओसी है, यहीं पर राजौरी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा और वहीं पर इन ड्रोन्स को कर दिया गया है बैन। सिंपल, ये हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आर्टिकल में से हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट। तो आपको ये जो ड्रोन शब्द है ना, ये देखने को मिल रहा होगा, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रोन शब्द जो है, ये ड्रोन्स जो है, ये जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन करके। तो वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ड्रोन बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोला जाता है। इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं होता, इसको रिमोट से कंट्रोल करके उड़ाया जाता है। तो आपको मालूम होगा क्या होता है एग्जैक्टली ये ड्रोन। और यहाँ पर ये जो ड्रोन्स होते हैं इसके अंदर आपको 3 सबसेट देखने को मिलते हैं। एक तो पायलट एयरक्राफ्ट होता है, दूसरा ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट होता है, तीसरा ये मॉडल एयरक्राफ्ट होता है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर इन ड्रोन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर मैंने जैसा बताया, रिमोट के थ्रू इसको उड़ाया जाता है, एक कमांड दी जाती है, कंट्रोल किया जाता है, देन उसके बाद यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ये ड्रोन्स हैं इसका अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान ने किस काम के लिए इस्तेमाल किया है वो आप लोगों ने देख लिया है।
यहाँ पर देखो कॉम्बैट के अलावा और भी अच्छी तरीके से हम लोग, जैसे कि एनवायरमेंटल जो चेंज है उसको मॉनिटर करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो पेस्टिसाइड वगैरह होता है उसको छिड़कने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम पर इंडिया ने जो वैक्सीन्स वगैरह है उसको डिलीवर किया है ड्रोन्स के माध्यम से, तो इसका एक काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल भी है। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हो कि हाँ, जिस चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पर आपको उसका कुछ कॉम्बैट यूज़ भी देखने को मिलेगा, और अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे वो भी ड्रोन से ही हुए थे। नाउ उसके बाद यहाँ पे जो ये ड्रोन्स होता है ये 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करे गए हैं, आपको ध्यान देना है, और इनके वेट के हिसाब से इनको ये बोला जाता है। एक तो होता है नैनो ड्रोन्स, जिनका जो वजन होता है वो होता है 250 ग्राम या फिर उससे कम। देन उसके बाद होता है माइक्रो ड्रोन्स, जिनका 250 ग्राम वजन होता है, 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक। देन उसके बाद जो स्मॉल ड्रोन्स होते हैं जिनका वजन होता है 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम्स तक, और जो है मीडियम होते हैं जिनका वेट होता है 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक, और लार्ज ड्रोन्स होते हैं जिनका 150 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन होता है। जी हाँ, काफ़ी बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं, वो कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपने देखे होंगे ऐसे ड्रोन्स जो है पाकिस्तान के पास भी हैं, जो है चाइना जो है सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और इंडिया ने भी यूएसए से लिया है। तो ये सारे ड्रोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ड्रोन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। देन उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है सरकार से कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट के ऊपर ध्यान देना है। खासकर जो कोविड-19 विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पे कंपनसेशन देने को बोला गया है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे में यहाँ पर एक तरीके से जो एनडीएमए है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इससे बोला, ठीक है, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है इस एनडीएमए के, कि भाई अपनी जो ड्यूटी है, जो भी एक्स ग्रेशिया है उसको आप पे करो। जो भी यहाँ पे आप कर सकते हो कोविड-19 के विक्टिम्स हैं जिन्होंने अपने चाहने वाले लोगों को खोया है इस कोविड से, ठीक है, उनकी फैमिलीज़ को एक्स ग्रेशिया का पेमेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक्स ग्रेशिया क्या है। इस आर्टिकल से दो चीज़ें निकल कर आ जाती हैं, वो क्या क्या है हमारे एग्जाम के लिए। पहला तो आपको ये एनडीएमए देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपको ये एक्स ग्रेशिया देखने को मिल जाएगा। एक्स ग्रेशिया का सिंपल से मतलब कंपनसेशन ही होता है। देखो सरकार कोई लीगली बाउंड नहीं है कि उनको ये कंपनसेशन देना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एग्जैक्ट डेफिनेशन देखने को मिलेगी आपको वो यही देखने को मिलेगी। सरकार के ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि उनको कंपनसेशन देना है, लेकिन फिर भी वो कंपनसेशन पे करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक्स ग्रेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये कोविड-19 से अफेक्टेड फैमिलीज़ को यहाँ पर खासकर जिनकी डेथ हो गई है उनकी फैमिलीज़ वालों को ये कंपनसेशन देने का डिस्कशन किया गया है। देन उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस करके, और वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, तो यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। पहली चीज़ जो ये एनडीएमए है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए वर्क करती है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कोई भी अगर डिज़ास्टर आ गया है तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर इस बॉडी का काम दिखाया जाता है। इसके अंदर आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो इसको लाया गया था 27 सितंबर 2006 में, जब हम लोग यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ला रहे थे, तभी उसी के साथ यहाँ पर इसको लाया गया। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन हैं, और 9 अदर मेंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और क्या चीज़ है, मैंडेटली की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है, इसका जो मेन काम होता है वो यही है कि नेचुरल और जो मेन मैड डिज़ास्टर्स हैं इनके रिस्पॉन्स में वर्क करना, ठीक है। कोई भी अगर डिज़ास्टर आ रहा है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे काम करना, पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स करना, ठीक है, गाइडलाइंस जारी करना, ताकि जो है इन डिज़ास्टर से टैकल किया जा सके। और इसी तरीके से उन्होंने अपना विजन भी रख रखा है कि देखो यहाँ पर एक तरीके से जितने भी डिज़ास्टर आएँ उसके प्रति एक अच्छे से स्टेप उठाया जाए, और आप कह सकते हो कि इन डिज़ास्टर का जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क करता हुआ नज़र आता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि पहले भी बनते हुए आए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, तो पेज नंबर 1 पे और ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ एक आर्टिकल आता है इंपॉर्टेंट, वो ये है
कि यहाँ पर क्या हुआ है, नोटिस दे दिया है ट्विटर को ओवर द पोर्नोग्राफिक कंटेंट। अब यहाँ पे क्या ये मुद्दा चल रहा है, आपको मालूम होगा आईटी रूल्स का मुद्दा है। आईटी रूल्स के बारे में चर्चा लगातार है जब से वो न्यूज़ में आया है, ठीक है, एग्जैक्टली जब से उसको लॉन्च किया गया है। नाउ ये जो ट्विटर है ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हुआ क्या है। दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस भेजा ट्विटर को। इन्होंने यहाँ पर मांग करी है कि आप डिटेल्स दो कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हो कि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म पर, तो उसके प्रति क्या क्या स्टेप्स ले रहा है ट्विटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस ने ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मांगी तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इतनी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं ट्विटर के पास। ट्विटर ने यहाँ पर ये बोला, ट्विटर हैज़ अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर इनके पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं। और ट्विटर ने ये सारा अपना पूरा का पूरा जो ये सारा स्टेटमेंट दिया वो ट्विटर के स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखते देखते जो दिल्ली पुलिस है उसने रजिस्टर कर दिया एक एफआईआर। अब ट्विटर के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर किया गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि एक कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी एनसीपीसीआर के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है एनसीपीसीआर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके द्वारा यहाँ पे एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई। उसी के बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज किया ट्विटर के अगेंस्ट में। उसी के साथ यहाँ पे क्या है, जो ये केस है ये जो रजिस्टर किया गया है, आप कह सकते हो ये इस केस को काफ़ी सारे प्रोविजंस के अंडर में रजिस्टर किया गया है। जैसे कि जो इंडियन पीनल कोड है उसके अंडर में इसको रजिस्टर किया। दूसरा जो पोक्सो एक्ट है उसके अंडर में इसको रजिस्टर किया गया है। साथ ही साथ जो आईटी एक्ट है उसको ट्विटर फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसी सारी चीज़ें बोलते हुए एफआईआर दर्ज करी गई है। यहाँ पे ट्विटर ने आप कह सकते हो रिप्लाई यही दिया जो कि मैंने आपको बताया कि ट्विटर का एक जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इनके पास ये चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को टैकल करने के लिए, ठीक है। और इनके पास अब फिर उसके बाद उन्होंने बोला इनके पास एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये लोग यहाँ पर काम कर भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले टाइम पे चीज़ों को और ज़्यादा बिल्डअप करने वाले हैं। और इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम पर लगातार ये इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना प्रोएक्टिव डिटेक्शन पर। साथ ही साथ ऐसे कंटेंट को हटाएंगे अपने प्लेटफॉर्म से जो कि वॉयलेशन हो एक तरीके से, ठीक है। तो उन कंटेंट को हटाया जाएगा। तो ट्विटर ने ये बोला है कि आने वाले टाइम पर ये चीज़ों को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इस आर्टिकल के रिगार्डिंग अब तो हमें ये इशू पता चल गया, चलो क्या है, और ट्विटर मालूम है आपको, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिली होंगी। एक है एनसीपीसीआर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में इस बार। दूसरा पोक्सो एक्ट, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग तो पहले बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पोक्सो एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले एनसीपीसीआर के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन पोक्सो एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एनसीपीसीआर ये आपका जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन करके एक टॉपिक देखने को मिलेगा, एजुकेशन का टॉपिक देखने को मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है कौन सी नहीं है, ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो इस एक्ट के माध्यम से आप कह सकते हो कि इस बॉडी को सेटअप किया गया। देन उसके बाद ये किसके कंट्रोल में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कंट्रोल में आती है। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये बॉडी आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। इसका मेन काम यही है कि जो बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के हक हैं, उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देना, इसके नाम से आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो लॉज पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनको लागू करना, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जिस भी तरीके से बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसी के साथ यहाँ पर ये इंक्वायरी करता है किसमें, जो कंप्लेंट्स होती है बच्चों के राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रिगार्डिंग, यानी मतलब कोई भी कंप्लेंट होती है जहाँ पर बच्चे के राइट्स, जो बच्चों का हक है पढ़ने का, उनके पास कंपलसरी एजुकेशन लेने का, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, इसका अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है, वॉयलेशन होता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे एनसीपीसीआर वर्क करता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये एक्ट 2012 इसको बोला जाता है क्योंकि ये 2012 में लाया गया था। तो इस एक्ट को मॉनिटर करने का भी काम करता है एनसीपीसीआर। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ पोक्सो एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसको 2012 बोला जाता है क्योंकि ये तभी लाया गया था।
ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस करके। तो ये जो पोक्सो एक्ट 2012 है, इसको इनेक्ट किया गया था ताकि जो बच्चों को प्रोटेक्शन दी जा सके। अब आप कहोगे यहाँ पे भी प्रोटेक्शन दी जा रही है, बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस ये है वहाँ पे बच्चों के राइट्स, जो बच्चों के हक है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। यहाँ पे बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल एजॉल्ट से यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है, ये जो ये पोक्सो एक्ट है ये माइनर के लिए है, मतलब कि जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। ये बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो एक्ट है इसमें ये डिफाइन करता है कि ये जो चाइल्ड है, कोई भी आप कह सकते हो 18 साल से कम उम्र का देखने को मिलेगा, अगर उसके प्रति यहाँ पर कोई भी ये सेक्शुअल वायलेंस होता है, सेक्शुअल एजॉल्ट होता है, तो इस चीज़ के ऊपर पोक्सो एक्ट वर्क करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं पोक्सो एक्ट के अंदर में, तो ये आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, और एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी लगातार न्यूज़ में आपको देखने को मिल पाएगा। आज ही हम लोगों ने इसी आर्टिकल के बेसिस पर थंबनेल भी बना रखा है। तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई टीम यहाँ पर दिल्ली से वो मुलाकात करी है, किन से, नंबी नारायण जी से। ये इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट रह चुके हैं। अब देखो यहाँ पर मैं इसलिए वापस से इस केस को समझाने वाला हूँ क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था इस केस के बारे में। पिछली बार जब ये केस न्यूज़ में था, हमने डिस्कस किया था 4-5 दिन पहले, तो फिर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले कि हमें इस केस के बारे में नहीं मालूम है, पूरा एक्सप्लेन कर दो। तो चलो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको ये पूरा केस एक्सप्लेन कर दूँ ये हुआ क्या है। तो इसको बोला जाता है इसरो स्पाई केस, इसरो जासूसी कांड 1994, यहाँ पर इस केस को बोला जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए भी, साथ ही साथ वैसे भी आपको ये याद रखना चाहिए। अभी आपको मालूम होगा इसके ऊपर एक मूवी भी बन रही है जिसमें जो है आर माधवन है शायद, और यहाँ पे ये लोग जो है मिलकर मूवी बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब ये जो पूरी की पूरी कहानी बेस है ना, पूरा जो जासूसी कांड है, ये किन के ऊपर बेस है? ये एक साइंटिस्ट हैं इसरो के, बेसिकली फॉर्मर साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है नंबी नारायण। ठीक है, यहाँ पे इनका ये पिक्चर आप लोग देख पाओगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। इस वाली पिक्चर में आप लोगों को पूरा का पूरा ये इसरो जासूसी कांड क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। ये केस स्टार्ट हुआ था 1994 में। हो क्या रहा था उस समय मैं आपको बताता हूँ। नंबी नारायण जी उस समय आप कह सकते हो इसरो के साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसरो के साइंटिस्ट से ये वर्क कर रहे थे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एक बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, ये हमें चाहिए थी क्योंकि हमने आप कह सकते हो PSLV GSLV जो हमने रॉकेट तो बना लिए थे, लेकिन इसको उड़ान भरवाने के लिए हमें चाहिए था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मतलब यह है कि देखो, यानी फ्यूल को हम लोग एक सॉलिड स्टेट में रखना पड़ेगा हम लोग को, मतलब जो फ्यूल है उसको ठंडा कर दें और उसको मतलब एक तरीके से सॉलिड स्टेट में रखें, लेकिन वो सॉलिड भी ना बने, एक तरीके से बर्फ़ भी ना बने, और साथ ही साथ वो आप कह सकते हो कि ठंडा भी रहे, तो उसको सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वो हमारे ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, लेकिन अभी 1-2 कंट्रीज़ थी उस समय, जैसे रशिया थी, अमेरिका था, इस पे यहाँ पे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिमांड करी थी कि रशिया से कि हम लोग यहाँ पे रशिया से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को परचेज़ करेंगे। डील साइन हो गई, लेकिन इसमें बीच में यूएसए आ गया। यूएसए का कहना ये था कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमसे परचेज़ करो, और यूएसए वही टेक्नोलॉजी, जो सेम टेक्नोलॉजी रशिया दे रहा था, वही टेक्नोलॉजी यूएसए बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा था। तो हम लोग रशिया की साइड पर गए, लेकिन यहाँ पर रशिया को भी काफ़ी ज़्यादा धमकाया उस समय यूएसए ने कि हाँ आप इंडिया को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हो। ये सारी चीज़ें हुई, और कहीं ना कहीं फिर देखो अभी सारी चीज़ें एकदम प्रूवन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनली बहुत सारा हाथ देखने को मिला है कि ये जो उस समय के एक तरीके से लेजेंडरी हैं, तो इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो इनको फंसाया गया। इनको कैसे फंसाया गया? इनको आप कह सकते हो कि जासूसी कांड में एक तरीके से इनको बोल दिया गया ये जासूसी कर रहे हैं। कैसे हुआ? देखो यहाँ पर ये वर्क कर रहे थे क्योंकि जो जिस समय उस समय हम जो हमारी सरकार थी, उन्होंने ये बोला कि देखो हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास ऐसे महान साइंटिस्ट हैं, नंबी नारायण जी से महान, इनके जैसे महान साइंटिस्ट हैं, ये आराम से उस टेक्नोलॉजी को खोल खाल कर देख कर और जो है यहाँ पर सीख जाएंगे आराम से कि किस तरीके से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ें बोली गई, लेकिन उससे पहले वो जो टेक्नोलॉजी वो हमारे पास आने से पहले इनके ऊपर जासूसी का केस लग गया। ठीक है, कैसे लगा यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या बोला गया? देखो यहाँ पर एक महिला थी,
कहाँ की महिला थी, वो मालदीवियन महिला थी, ठीक है। नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, मरियम रशीदा नाम है। उसको अरेस्ट किया गया तिरुवनंतपुरम में, और जब उसको अरेस्ट किया तो गया तो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ पेपर्स मिले, जिसके अंदर कुछ आप कह सकते हो कि रॉकेट्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स बने पड़े थे, कुछ एक तरीके से मॉडल्स वगैरह थे, और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई। तो पकड़े करने के बाद यहाँ पे पूछा गया ये क्या है, तो यहाँ पे ये बोली कि मैं बेचने जा रही हूँ पाकिस्तान, और ये इसरो क्या ही है, और यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये चीज़ें उसे दी हैं कि वो पाकिस्तान जाकर सेल करे। तो इसी के खिलाफ यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर इस महिला को पकड़ा था, ये फटाफट गए इनके घर पे, ठीक है, इनको अरेस्ट किया, इनको बोला कि ये जासूसी कर रहा है, ये तो जो इसरो के जितना भी यहाँ पे आप कह सकते हो मॉडल्स वगैरह डेवलप करे जा रहे हैं वो पाकिस्तान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, इनको काफ़ी लंबे समय तक अरेस्ट किया गया, बहुत ज़्यादा मारा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो पूरे देश भर में बोला गया कि हाँ, आप कह सकते हो कि जासूसी कर रहा था ये इंसान, ठीक है। आप कह सकते हो कि इमेज जो है पूरी तरह से देश भर में ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो रशिया है उसने हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी नहीं दी, ठीक है, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने खुद अपने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और उसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लग गए 10 से 14 साल, और इसी की वजह से जो इसरो है वो हमारा 10 से 14 साल पीछे चला गया। इंडिया जो है 10 से 14 साल पीछे चला गया, सिर्फ और सिर्फ इस केस की वजह से। वो जो टेक्नोलॉजी हमें 14 साल पहले मिलनी थी वो काफ़ी टाइम बाद मिली है, देन उसके बाद हमारे रॉकेट ने पहली बार ये उड़ान भरी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। ना हुआ क्या, इनको जेल में डाला गया, कस्टडी में लिया गया, लेकिन उसके बाद सीबीआई की बैठक हुई, और सीबीआई ने जो है अपना इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखा कि भाई ये निर्दोष हैं, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं कि यहाँ पर इन्होंने कोई चीज़ सेल करी हो, तो ये निर्दोष हैं ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। कोर्ट ने यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया इन चीज़ों को, और इनको एक तरीके से डिस्चार्ज कर दिया गया, इनको अवार्ड दिया गया 10 लाख रुपए का, और उनकी स्टेट से भी यहाँ पे बोला गया, जहाँ पे रहते थे उस स्टेट गवर्नमेंट से भी बोला गया कि आप लोगों को भी 1 करोड़ रुपये का यहाँ पे इनको ये आप कह सकते हो कि कंपनसेशन देना है। हालांकि यहाँ पे नंबी नारायण जी ने जो है 1 करोड़ रुपए यहाँ पे मांगे थे कि इतना ज़्यादा यहाँ पे बुरा हुआ है इनके साथ, तो ये कंपनसेशन तो बनता है, ठीक है, कंपनसेशन दिया भी गया इनको। देन उसके बाद आज के टाइम पर इन्होंने अपील भी 2017 में इन्होंने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में कि उन पुलिस वालों को सबसे पहले पकड़ो जिनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई उन्होंने खोज खाज करी नहीं, और जाकर मुझे अरेस्ट किया, और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा हम लोगों को परेशानी देखने को मिली है, खासकर इंडिया काफ़ी पीछे हो चुका है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बैठक बैठाई, और इसके ऊपर यहाँ पे इन पुलिस वालों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि इन लोगों को जो अरेस्ट किया है, यहाँ पे आप देख पाओगे अब उनके खिलाफ यहाँ पे सारी कार्रवाई वगैरह चल रही है, क्योंकि इन्होंने रॉन्गफुल अरेस्ट किया था, ठीक है, कस्टडी में जाके टॉर्चर किया है उनको, और इनके पास कोई इतने सबूत वगैरह थे नहीं, ठीक है, जो ये पुलिस वाले थे, तो इनके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, ऐसा आप यहाँ पर देख पाओगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका काम यही है इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना, ऐसे केसेस को देखना। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा सीबीआई ने एक तरीके से हमारे आपका सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सीबीआई को डायरेक्टर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, आपको मालूम होगा। आपको मैं सीबीआई के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। सीबीआई को सेटअप किया गया था 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिजोल्यूशन के थ्रू। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आज के टाइम पर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर में आता है। और जो सीबीआई है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक रिकमेंडेशन दी गई थी किसके द्वारा, संथनम कमेटी के द्वारा। देन उसके बाद यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीबीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसके पास जो भी पावर्स आती हैं वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग ये सारी पावर्स इसके पास में आती हैं। एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, जब भी कुछ होता है यहाँ पर केस जो है सीबीआई के हाथ में थमा दिया जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आप लोगों को आज अच्छे से ये इसरो स्पाई केस समझ में आ गया होगा, इसरो जासूसी कांड समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पे बात करी गई है, गूगल ने रिमूव कर दिया है 59,350 पोस्ट्स इन अप्रैल। अब यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली देखो, गूगल ने एक तरीके से आईटी रूल्स को थोड़ा बहुत फॉलो किया है। इन आईटी रूल्स को एक तरीके से फॉलो करते हुए इतने जो पोस्ट वगैरह हैं उनको रिमूव किया है। ये सारे जो पोस्ट हैं ये सब एक ऐसा कंटेंट था जो कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ यहाँ पर गूगल के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई हैं, लगभग 27,700 ये कंप्लेंट्स रजिस्टर करी गई हैं। और ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं ये रिसीव हुई हैं हमारे इंडियन आप कह सकते हो इंडिविजुअल यूज़र्स हैं जो इंडिया के अंदर, उनके थ्रू, ठीक है, उनके लिए उनकी तरफ से ये सारी कंप्लेंट्स वगैरह गई हैं। तो आप देख सकते हो कि आईटी रूल्स इंप्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है और गूगल ने इसको इम्प्लीमेंट किया भी है।
और गूगल ने लगभग पब्लिश करी अपनी पहली मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, और जिसके अंदर बताया गया कि यहाँ पे अगर ये जो नए आईटी रूल्स है इसके अकॉर्डिंग देखें तो गूगल के पास लगभग 27,762 कंप्लेंट आई थी अप्रैल में, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर गूगल ने स्टेप उठाया है और बहुत सारी कंप्लेंट्स को कर दिया गया है पूरी तरह से रिजॉल्व। बहुत सारा कंटेंट जो है इस प्लेटफॉर्म से हटाया गया है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि यहाँ पे गूगल जो है चीज़ों को फॉलो करता हुआ नजर आया है। क्वेश्चन ये है कि आज आप लोगों को जाकर आईटी रूल्स पढ़ने हैं, आईटी रूल्स 2021 को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने आप लोगों को मतलब बहुत बार पढ़ा रखा है, जब से आया है हमने हर महीने 10 बार उस रूल्स को पढ़ रखे हैं, और अभी भी आपको नहीं पता कहाँ मिलेंगे वो रूल्स, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये जो पिन नोट्स हैं यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। न्यू आईटी रूल्स 2021 में मैंने पूरे डाल रखे हैं, तो इसके बारे में आज आप लोगों को रिवाइज करना है, डेफिनेटली रिवाइज करना है, पीछे मत बिल्कुल हटना। देन उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि अभी मैंने जितने भी नोट्स दिखाए थे, अभी आप लोगों को मालूम होगा नीचे हमने सीबीआई को कवर किया, एनसीपीसीआर को कवर किया, और भी बहुत सारी बॉडीज़ पढ़ी हैं हम लोगों ने। नीचे जितने भी नोट्स दिख रहे थे वो तो आपको उस न्यूज़पेपर के पीडीएफ पर तो मिलेंगे ही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके न्यूज़पेपर के पीडीएफ पर वो नोट्स ओपन नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक और यूट्यूब चैनल है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके, वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें मैं दे देता हूँ बिल्कुल एज इट इज़, तो वहाँ पर पहले चीज़ें पोस्ट हो जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। 2 चैनल हैं ये बेसिकली दीपक यादव एजुकेशन के, एक तो ये वाला है और एक नोट्स वाला है। जो ये वाला चैनल है यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर ये द हिंदू न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो नोट्स वाला चैनल है यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वाले चैनल को तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, दीपक यादव एजुकेशन को। क्यों करना है? क्योंकि देखो यूट्यूब वगैरह के साथ दिक्कत हो जाती है, ये नोटिफिकेशन नहीं देता है वीडियो का, तो सारी नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, तो फटाफट जाकर उसको भी ज्वाइन करो। और नोट्स वाले चैनल को तो डेफिनेटली, जिनके पास भी नोट्स ओपन नहीं होता है न्यूज़पेपर में, वो जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अभी हमने देख लिया है एक्स ग्रेशिया वगैरह के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे जो सरकार है वो कंपनसेशन से बचना चाहती है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यह नहीं, कंपनसेशन देना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, फिलहाल जो जो यहाँ पे ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने इनको हाईलाइट भी नहीं किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनका कहना यह है, जो ये भी बिग टेक फर्म्स आपको देखने को मिल पाएंगी, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, अपनी जो है एक तरीके से इंटरेक्शन वगैरह अच्छा रखना चाहिए। आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर इन्फॉर्मेशन वगैरह अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, आप आज के टाइम पर तो जो खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको टैकल किया गया है, तो जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन लोग को आईटी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वही जनरल सी बातें हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ने वाले, स्किप कर देते हैं। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया फ्लैग्स ग्रीन पास इशू। अब यहाँ पे क्या है, आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन में आपको 27 कंट्री देखने को मिल पाएंगी। अब जो ये कंट्रीज़ हैं इन्होंने इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया कि जो इंडिया से अगर कोई भी ट्रैवल करना चाहता है यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसके पास जो वैक्सीन होनी चाहिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के थ्रू जो अप्रूवल वाली वैक्सीन है वो होनी चाहिए, या मतलब यूरोपियन वैक्सीन होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और इन्होंने ये बोला इनके जो भी यहाँ पर अगर यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल करना चाहता है तो वो इंडियन वैक्सीन उसके पास ना हो, खासकर कोविशील्ड और कोवैक्सीन उन्होंने ना लगवाई हो, उनके पास एक यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की जो है वैक्सीन है वो होनी चाहिए। अब इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे इंडिया को गुस्सा तो आएगा ऑलरेडी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है आप कह सकते हो उल्टे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के ऊपर भी लगा दिया। इन्होंने यहाँ पर हमने भी ये बोल दिया कि देखो हम लोग भी उन्हीं लोगों को, उन्हीं ट्रैवलर्स को अलाउ करेंगे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ के उन ट्रैवलर्स को अलाउ किया जाएगा भारत में जिनके पास कोविशील्ड या कोवैक्सीन होगी। तो हमने भी यहाँ पर एक तरीके से रेसिप्रोकल रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि इंडिया ने भी कहीं ना कहीं एंट्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये एडिटोरियल्स के अंदर कवर कर ली जाती है, उस वजह से मैंने आपको ये बताया है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डीलिमिटेशन पैनल के बारे में। अब जो ये डीलिमिटेशन का पैनल है ये कश्मीर विजिट करने वाला है और वहाँ पर देखेगा, पॉलिटिशियंस वगैरह से बातचीत करेगा कि क्या सिचुएशन है, साथ ही साथ जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करी जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, जो आज के टाइम पर ऑनगोइंग प्रोसेस है डीलिमिटेशन का, इसको यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक जो ये डीलिमिटेशन कमीशन है वो पहुँचने वाला है, और डीलिमिटेशन के बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी बार बढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, होता कौन है बेसिकली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या हुआ है ना कि इस
न्यूज़पेपर पर मैं डिलिमिटेशन के नोट्स पिन करना भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं जब आपको ये पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे कर दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे डिलिमिटेशन क्या है, नोट्स वाले चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डिलिमिटेशन का मतलब है, देखो, बाउंड्रीज को वापस से रीड्रॉ करना। ठीक है, आप कह सकते हो जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको देखने को मिल पाएगी जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या होना है, वापस से चीज़ें थोड़ी सी बदल दी जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बदल रही है। आज से 10 साल पहले कुछ और पॉपुलेशन थी, और 10 साल बाद जो जनसंख्या है वो बदल चुकी है। तो उसके हिसाब से ही तो हर एक मेंबर के पास एक इक्वली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एक तरीके से। मतलब मान लो एक तरफ 10 लाख लोग हैं, दूसरी तरफ 1 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग के पास भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 1 लाख लोगों के पास भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो क्या करा जाएगा, यहाँ पे डिलिमिटेशन किया जाएगा। खासकर यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बदल दिया जाए या फिर पॉपुलेशन को इधर से उधर एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए कि हाँ भाई इतने इतने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में इतने लोग हैं, ताकि जो है चीज़ें और अच्छे से देखने को मिले कि और अच्छे से रन करे। तो वो जो प्रोसेस होता है वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है जो भी पॉपुलेशन होती है उसको यहाँ पर। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है, हम लोग बात कर रहे थे कमीशन के बारे में। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन है क्या, तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को लाया गया था 1952 में। इस कमीशन को अपॉइंट करा जाता है, आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, और जो आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। ईसीआई क्या है, जो कि हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करवाती है। नाउ इस डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है, एक होता है रिटायर्ड सुप्रीम जज, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। देन उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। भाई बताओ आज के टाइम पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, क्योंकि अभी हाल ही में ही वो चूज़ होकर आए थे। देन उसके बाद एक रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, मतलब कि जिस भी राज्य में यहाँ पर डिलिमिटेशन चल रहा है, ठीक है, वहाँ का वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर, ध्यान रखना इसके बारे में। देन यहाँ पे एक आर्टिकल आता है जिसमें डिस्कशन किया गया, यूरोपियन यूनियन जो है ऑफर कर सकता है वैक्सीन्स को, किसको, भूटान को। ठीक है, भूटान को ये वैक्सीन दी जाएंगी, क्योंकि भूटान के अंदर आज के टाइम पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इनफैक्ट वहाँ पर डेल्टा वाला जो वेरिएंट है वो भी देखने को मिल गया है। और एक टाइम पे भूटान ऐसा था कि वहाँ पर मतलब केसेस सबसे ज़्यादा कम थे और किसी की डेथ हुई नहीं थी, एक ही डेथ हुई थी। लेकिन आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इंडिया जो है आज के टाइम पर खुद के कंट्री के अंदर बिजी है, खुद हमारे यहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, खुद वैक्सीन की शॉर्टेजेस हैं, तो हम लोग अभी के लिए किसी कंट्री के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला है कि देखो, अब जो डेथ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो उस कोविड-19 की वजह से जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, उसके डेथ सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि हाँ उसकी डेथ ये ड्यू टू कोविड-19 है। ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हो कि एक एक्यूरेट डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि लोग लिखवा नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात दिक्कत ये देखने को मिल रही है। उसके साथ यहाँ पर एक एक्यूरेट डेथ सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, और उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या है कॉज ऑफ डेथ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे पेज नंबर 11 और 12 हैं बिल्कुल बेकार, यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। 13 पर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है मई का महीने का जो एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट है वो 8.2% के आसपास देखने को मिला है। और एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट में हमारा काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हुआ क्या है, सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो बढ़ा है, मतलब सरकार की इनकम जो है, इनकम बढ़ी है और खर्चे कम हुए हैं। तो ये सारी चीज़ देखने को मिली है। अब आप समझो, मतलब आपको फ़ायदा ही तो होगा। मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, आपकी जो सैलरी है वो बढ़ गई है, खर्चे कम है, फ़ायदा तो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिस्कल डेफिसिट का फंडा ही यही है। फिस्कल डेफिसिट रिलेशन बताता है किसके बीच में, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, खासकर यहाँ पर एक जो कमी देखने को मिलती है फिस्कल डेफिसिट, इसको हम लोग यही बोलते हैं कि इनकम का हमारा कम हो जाना और जो है खर्चों का खर्चा बढ़ जाना, उसको ही फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, सिचुएशन सही है, इनकम थोड़ा सा, हमारा जो रेवेन्यू रिसीट है वो काफ़ी बड़ा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये अप्रैल के महीने में भी रेवेन्यू रिसीट हमारा बढ़ा था, उसके साथ मई के महीने में भी ये रेवेन्यू रिसीट बढ़ता हुआ नजर आया। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देन उसके बाद आएंगे पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर है एक इंटरव्यू, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो चाहो तो। देन उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है जिसमें ये बताया गया जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म के अंदर काफ़ी घाटा हुआ है इस कोविड-19 पैंडमिक से। बोला ये गया लगभग 4 ट्रिलियन तक का लॉस हुआ है, और ऐसा ये सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। तो आप समझ सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज़्म कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। 4 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट ये होता है। और इंडिया ने लगभग यहाँ पर 54% ड्रॉप डाउन देखा है। इंडिया के अंदर भी जो टूरिज़्म है वो 54% से कम हुआ है। और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं एक कोविड-19 एंड टूरिज़्म, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है। तो उस रिपोर्ट जो रिलीज़ करी गई वो है UNCTAD के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। टूरिज़्म यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि अब आज के टाइम पर तो ऐसा लग नहीं रहा वापस से ये रिवाइव हो पाएगा। लगभग 2023 तक जो है वापस से ये जो कोरोना से पहले वाली सिचुएशन थी वही लौट सकती है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, 2023 लगने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा कम ये देखने को मिल पा रहा है टूरिज़्म, कोई लोग निकल नहीं रहे हैं। इनफैक्ट इस कोविड के डर की वजह से कहीं पर सेकेंड वेव चल रही है, कहीं पर थर्ड वेव चल रही है, कहीं पर नए नए वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं, उसकी वजह से टूरिज़्म पूरी तरह से पिट चुका है। तो उसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कितना लॉस हुआ है वो यहाँ पर $4 ट्रिलियन का आपको देखने को मिल पाएगा। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अपना कोई भी क्वेश्चन आता है कोविड-19 का इम्पैक्ट, तो उसमें आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, एक रिपोर्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये बात करता है US हाउस पासेस रेजोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज कोविड फाइट, यानी कि आज के टाइम पर भारत कोविड से लड़ रहा है और भारत की जो हेल्प करने वाला एक सबसे टॉप पे अगर हम बात करें कौन सी कंट्री है तो वो है US ने बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड करवाई है इंडिया को। इनफैक्ट यहाँ पर US ने अभी 100 मिलियन का गवर्नमेंट असिस्टेंस दिया है। उसी के साथ अगर हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो की तो US $500 मिलियन से भी ज़्यादा की हेल्प हम लोगों को प्रोवाइड करवा चुका है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। और आप कह सकते हो पेंडेमिक के टाइम पे आपसे अगर ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपसे US और इंडिया के रिलेशंस पूछे जाएँ इन पेंडेमिक के टाइम पर, तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ किस तरीके से यहाँ पर US ने हेल्प प्रोवाइड करवाई है। और US अब शुरू से ही जो हेल्प करता हुआ आ रहा है। और आज के टाइम पर अभी व्हाइट हाउस के थ्रू एक स्टेटमेंट आया था, पिछले कुछ दिन पहले की बात है, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था। इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल कवर किया गया था कि यहाँ पर इंडिया एक बेहतरीन पार्टनर, एक डीप पार्टनर है USA का, ऐसा USA का खुद का स्टेटमेंट था। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल पाती हैं। जो रिलेशंस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिल पाएंगे दोनों ही कंट्रीज़ के। ओके, नाउ चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल। इसको हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, बट है क्या, देखो अभी क्या है, कोविड-19 सेकेंड वेव के लिए सरकार ने एक रिलीफ अनाउंस किया है। मतलब कि कुछ अमाउंट डिस्कस किया है कि हाँ इस सेक्टर के लिए इतना इतना पैसा दिया जाएगा ताकि ये कोविड-19 से जो भी दिक्कत है उसको आप कह सकते हो सॉल्व कर सके। ये आर्टिकल बेकार है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, 100 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, स्किप भी कर सकते हो। चलो मैं आपको पहले ये वाला आर्टिकल बताता हूँ ये क्या है एग्जैक्टली। तो ये एक पिक्चर आया था द हिंदू में, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले ही आया था। वो कौन सा पिक्चर आया था नहीं याद आ रहा है तो अब याद आ जाएगा। देखो ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, रिलीफ मेजर को लेकर डिस्कशन किया गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं कि देखो यहाँ पर कोविड की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स बुरी तरह से हिट हुए हैं, तो उनके लिए इतना इतना अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ये क्रेडिट गारंटी दी जा रही है। लगभग आप कह सकते हो कि ये क्रेडिट गारंटी के साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ दिया जा रहा है, जो इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ पे 7.95% तक रोकने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हेल्थ के लिए इतना अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ताकि आप कह सकते हो ICU बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल पर्सनल, ये सारी चीज़ें ला सकें हम लोग, इनके ऊपर काम किया जा सके, इनको और ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सके। उसके साथ कोविड से रिलेटेड बहुत सारे सेक्टर्स बुरी तरह से हिट हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है,
ठीक है। यहाँ पे इसको बढ़ा दिया गया है, इस स्कीम को 1.5 लाख करोड़ से मतलब लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे और एक तरीके से काफ़ी मिनिमम इंटरेस्ट पर या फिर नो इंटरेस्ट पर यहाँ पे लोन्स वगैरह देने वाले हैं। उसके बाद 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लोन गारंटी दिया जाएगा। देन उसके बाद 25 लाख जो छोटे छोटे बोरोवर्स हैं उनको एक चीप लोन्स मिलेंगे, सस्ते सस्ते यहाँ पे लोन्स मिलने वाले हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट वगैरह बहुत कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारे आप कह सकते हो कि लोन्स वगैरह फैक्टर्स लाए गए हैं कोविड-19 हिट सेक्टर्स के लिए, मतलब कोविड की वजह से जो भी यहाँ पर सेक्टर बुरी तरह से हिट हुआ है उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलीफ लाया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्री टूरिस्ट वीज़ाज़ भी दिया जाएगा। अगर मान लो कोई 5 लाख विजिटर हैं, पहले 5 लाख विजिटर्स को जो विजिट करना चाहते हैं उनको फ्री में टूरिस्ट वीज़ा भी मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पे ये सारी चीज़ें अनाउंस करी गई हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर वापस से बताई गई हैं, ये अमाउंट है, ये अमाउंट इस सेक्टर के लिए है। और कहना यह है कि आज के टाइम पर भी ये जो अमाउंट है ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाकर रखना चाहिए था। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कल भी हमने डिस्कस किया था कि हुआ क्या है, एक आ चुका है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। अब जो ये बिल है एक तरीके से ये ड्राफ्ट है बेसिकली, अभी ये पास नहीं हुआ है, पास होगा उसके बाद बिल बनेगा, उसके बाद एक्ट बनेगा। ये अभी के लिए यहाँ पर ये एक तरीके से बिल ही है। तो इसकी को लेकर यहाँ पे जो ये ऑथर हैं, ऑथर खुद एक फिल्म मेकर हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ उस आर्टिकल के बारे में। अब जो ये बिल है ना, बिल का मेन काम यही है, ये जो बिल है, बिल क्या करेगा, आज के टाइम पर जो भी यहाँ पे जो फिल्म बना रहे हैं, मान लो ये फिल्म मेकर हैं, ये जो ऑथर हैं ये कोई फिल्म बना रहे हैं, अब इस फिल्म के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बहुत सारी रोक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, मान लो कोई फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, उसके अंदर ऐसा कंटेंट है कहीं ना कहीं वो वॉयलेट कर रहा है या फिर उस कंटेंट से कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशानी हो रही है, तो उस फिल्म को आप कह सकते हो कि देखा जाए, जो सरकार है उसको वापस से रिवाइज करवा सकती है, मतलब उस सीन को कटवा सकती है। तो आप समझ सकते हो, एक फिल्म अगर वो एक तरीके से अप्रूव होकर आ चुकी है, अप्रूवल होने के बाद भी आप कह सकते हो कि उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पे सारी जो पावर्स है सरकार ने अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि फिल्म जब बनती है तो उसको अप्रूवल मिलता है किससे, CBFC से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से उसको सर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन अब क्या है कि देखो, अब यहाँ पर अप्रूवल होने के बाद भी यहाँ पर सरकार उसके अंदर बदलाव कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। और यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि हम लोग कुछ खुल के बोल नहीं सकते हैं। अगर आप लोग कुछ चाहो कि हाँ गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिखाना, तो आप दिखा नहीं सकते हो कुछ भी, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है कुछ भी नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि सरकार वहाँ पर अपना कदम उठाकर वो उन चीज़ों को वहीं पर ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर उसी को लेकर बातचीत करी गई है कि देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया गया, कैन वी रिमेन साइलेंट व्हेन देयर इज़ अ प्रपोजल टू मजल आवर सोसाइटीज़ वॉइस ऑफ क्रिएटिविटी एंड रिफ्लेक्शन। आज के टाइम पर जो क्रिएशन है, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो क्रिएशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, इनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा रही है। क्या हम लोग को चुप रहना चाहिए? बहुत सारे एक्शंस हाल ही में लिए गए हैं। वो क्या है कि ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021, ये जो बिल है ये लाया गया है, ठीक है। एक तरीके से अब यहाँ पर ये पास होगा, उसके बाद जो है ये एक्ट बनेगा, तो उसी को लेकर बात करी गई है। यहाँ पे ये बोला गया कि आज के टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे क्या कर रही है, जो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है कंट्री की, उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं सीज करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी वाला काम हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि खुलकर बोला नहीं जाएगा, हम लोग खुलकर किसी टॉपिक के ऊपर ये मूवीज़ बना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी गवर्नमेंट। देन उसके बाद जो ये ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल है, ये क्या करता है, कुछ प्रोविजंस वगैरह ऐड कर देता है। जैसे कि आप कह सकते हो सब सेक्शन 1 जो है इसका, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 इस एक्ट का, वो ये बोलता है सरकार के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर ये है, खासकर जो रिविजनरी पावर्स हैं, कि मान लो कोई फिल्म है उसको सर्टिफाई हो चुकी है, वो एक तरीके से अप्रूवल हो चुका है, लेकिन उसके अंदर भी वो चेंजेस कर सकती है और इस चीज़ के अंदर इंटरफेयर कर सकती है, और ये सारी पावर सरकार के पास आती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ऐसा यहाँ पर इन ऑथर का कहना है। देन उसके बाद जो ये अमेंडमेंट है, आप कह सकते हो कि ये हो सकता है जल्द से जल्द पास हो जाए, और इससे पहले भी यहाँ पर ऐसे बदलाव करे गए, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है। अभी आपको मालूम होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि अप्रैल 2021 के बाद में फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को एबॉलिश कर दिया गया है। मतलब जो ये फिल्म से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं,
वो इस अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर लेके जाए जाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब ये इसको अबॉलिश करके हाई कोर्ट के पास ही पावर दे दी गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इन फिल्म मेकर का कहना है। देन उसके बाद उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर्स ले रखी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा। इससे क्या है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास आर्टिकल 19 में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे फ्रीडम ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग खुल के बोल सकते हैं। लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वॉयलेट होती हुई नज़र आती हैं इस एक्ट के माध्यम से। तो उसी को लेकर चर्चा करी गई है कि ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट के पास अच्छी खासी पावर्स है कि वो यहाँ पर काम कर सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कंसर्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक तरीके से फेवर किया था इन लोगों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी है सरकार ने, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, जो कि एक अलग बात सी होती हुई नज़र आ रही है। देन ये जो ड्राफ्ट बिल है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो हम आप कह सकते हो वॉयलेट करेगा ही करेगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वॉयलेशन होती हुई नज़र आएगी। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनको ये नुकसान होगा। फिल्म मेकर्स बहुत सारे फिल्म्स नहीं बनाएंगे और एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक फिल्म के अंदर वापस से बदलाव करना, कितना खर्चा, कितना नुकसान, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इनका कहना यह है आज रैली का समय आ चुका है, चलो निकलो और जो है यहाँ पर इस बिल को पास होने से पहली बात रोकना है। तो ऐसे यहाँ पर इन फिल्म मेकर का कहना है, ये खुद एक फिल्म मेकर है, ठीक है। अब ये जो आप कह सकते हो ये जो आर्टिकल है, अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए कि हम लोग लिखेंगे कैसे, तो मैंने यहाँ पर ये पिन अप कर दिए हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं निकाल दिए हैं। ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ बिल 2021 करके ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स यहाँ, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देन उसके बाद आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। यहाँ पर एक इंटरव्यू है, चाहो तो उसको पढ़ लेना। ये एक इंटरव्यू है किनका, मुंतेक सिंह अहलूवालिया का, यहाँ पे आपको ये इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे एक आर्टिकल आता है जिसमें डिस्कशन किया गया री इमेजिनिंग एग्जामिनेशन। आपको मालूम होगा यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला जा रहा है। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लेकर चर्चा हो रही है। आपको मालूम होगा कि एग्ज़ाम वगैरह पूरी तरह से कैंसिल करे, क्लास 12 के एग्ज़ाम कैंसिल हुए। इससे क्या हो रहा है, चीज़ें अच्छे से नहीं चल पाएंगी, ठीक है। अभी बहुत सारी जगह पर यहाँ पर ऐसा होने वाला है, जो थर्ड ईयर है उनके एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर बात करें, जो लास्ट ईयर वाले हैं उनके एग्ज़ाम्स तो होंगे, लेकिन अभी हमने देखा कैंसिल करना जो एग्ज़ाम है, अभी 12th के एग्ज़ाम को कैंसिल करे गए, तो वो एक कोई सोल्यूशन नहीं आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ऐसा यहाँ पर बोला गया, आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच रखना पड़ेगा, एक दूसरा अप्रोच रखना पड़ेगा, ताकि आप बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ा सको। खासकर एग्ज़ाम तो ले लो, और क्लास 12 के एग्ज़ाम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चा पास हो चुका है अपने इंटरनल एग्ज़ाम के बेसिस पर, अपने 10th के एग्ज़ाम के बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑल्टरनेटिव की हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चों की लर्निंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बच्चा कुछ सीखेगा नहीं, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हो रही हैं कोविड-19 की वजह से। ये सारी दिक्कतें होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। इसमें कुछ खास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ याद रखने वाला। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्ट इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस भी दिया है, ठीक है। तो एडिटोरियल सारे ही मतलब रोज़ जो है डेली बेसिस पर सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। आज तो एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, तो मज़े करो, फिर तो अच्छे से पढ़ लो। हाँ, एक आर्टिकल रह गया है, अब आप कहोगे हाँ एक आर्टिकल पहले का रह गया है, मुझे याद है सब कुछ। तो देखो टाइम में होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। या तो फ्राइडे में आर्टिकल्स कम आते हैं, जैसे कि कल आर्टिकल कम आएगा, या फिर सैटरडे में कम आते हैं, संडे में एडिटोरियल आते ही नहीं है। तो इन तीनों के बीच में, इन तीनों दिन में मैं आपका वो जो एक आर्टिकल बचा कुचा एड्स से रिलेटेड आर्टिकल है, उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। एक ही आर्टिकल हमारा पेंडिंग चल रहा है, बाकी सारे हमने कवर कर लिए हैं, तो डोंट वरी। और उस टाइप के आर्टिकल मैं डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी कवर कर देता हूँ। तो मैंने आपसे बोला है कि आप दोनों वीडियो जाकर देखा करो, डेली करंट अफेयर वाला भी और द हिंदू वाला भी। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।